फ्रेंड्स, तो आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 लेके। तो हम देखते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ अन्य भागों के बारे में, अन्य जैसे ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय वगैरह के बारे में हम देखते हैं। तो उस दिन हमने मुख गुहा यानी बकल कैविटी के बारे में देख लिया था। अब हम देखते हैं ग्रसनी के बारे में। और मुख गुहा में हमने उस दिन देख लिया था कि कौन कौन से उसके पार्ट है। तो उसमें देखा था हमने दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां। तो एक चीज और है दांतों में, वो है कि हमारे जो मनुष्य में दांत है वो गर्तदंती, विषम दंती और द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। द्विबार दंती, तो जो मनुष्य में दांत होते हैं वो गर्तदंती, विषम दंती और द्विबार दंती प्रकार के होते हैं। अब हम इन सब का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर ये गर्तदंती क्या है, विषम दंती क्या है और द्विबार दंती क्या है। तो हम देखेंगे द्विबार दंती के बारे में। तो द्विबार दंती के बारे में देखेंगे कि द्विबार दंती क्या है। तो उस दिन हमने देखा था कि हमारे मनुष्य में जो दांत होते हैं वो स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के दांत होते हैं। मीन्स एक बार जो स्थायी अस्थायी दांत होते हैं वो एक बार गिर जाते हैं और पुनः आते हैं, और जो स्थायी दांत होते हैं वो तो वयस्कों में होते ही है। तो जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, तो उसे बोलते हैं हम द्विबार दंती। दूसरा है विषम दंती। अब देखेंगे हम विषम दंती के बारे में। विषम दंती का तात्पर्य है कि हमारे जो दांत है उन सभी दांतों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमने उस दिन दांत देखे थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हमने देखे थे। अब इन चारों का हम कार्य भी देखा था। इन सबका कार्य अलग अलग था। जैसे इनका कार्य था काटना, इनका कार्य था चबाना, चीरना, इनका कार्य था चबाना और इनका भी चबाना। तो इन सबके अलग अलग कार्य है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं विषम दंती प्रकार के। सबके कार्य अलग अलग, इसलिए विषम दंती। 2 बार मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती। अब हम देखेंगे गर्द दंती के बारे में। गर्द दंती क्या है? तो मनुष्य में जो दांत है वो दांत जो होता है वो कुछ इस प्रकार जो संरचना होती है इनकी नीचे की तरफ, वो एक जबड़े में जो होते हैं, जबड़े में भी उपस्थित होते हैं अंदर की तरफ, जिन्हें हम बोलते हैं गर्द। उनको बोलते हैं गर्द, घर्तिकाय। हमारा दांत जिन गर्दों में उपस्थित होता है उनको हम बोलते हैं अनुघर्तिकाय। इसलिए मनुष्य में जो दांत होते हैं वो गर्द दंती होते हैं, क्योंकि ये गर्द में होते हैं, इसलिए इनका अंदर का भाग जो होता है वो गर्दों में होता है, जिन्हें हम अनुघर्तिकाय बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे हम ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी, जिसको हम फेरिंक्स भी बोलते हैं, इसका क्या कार्य है? तो ये जो ग्रसनी है वो ये जो है हमारे शरीर में आहार नाल है, और ये है वो है श्वास नली। तो ये जो ग्रसनी है ये इन दोनों का एक उभयनिष्ठ मार्ग है। मीन्स श्वास नली भी श्वास भी ग्रसनी से आती है, और ये जो है वो भी ग्रसनी से आती है, भोजन भी ग्रसनी से आता है। तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तब इस श्वास नली पर एक ढक्कन आ जाता है, जिससे हमारा जो भोजन है वो श्वास नली की बजाय आहार नली में चला जाता है। तो इस ढक्कन का क्या नाम है? तो इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इस ढक्कन का नाम है, जिससे हमारा भोजन श्वास नली में न जाकर हमारी आहार नली में चला जाता है। तो ये जो कार्य हो गया वो ग्रसनी का हो गया। अब हम देखते हैं ग्रसिका के बारे में। ग्रसिका क्या है? ग्रसिका जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं। इस ग्रसिका का कार्य जो है वो है भोजन आ रहा है, ये ग्रसिका है जो हमारा भोजन आ रहा है ग्रसनी से, इसको कुछ क्रमानुकंचन गतियां, जिग-जग गति करके ये इसको इस आमाशय तक पहुंचा देती है। ये कार्य है ग्रसिका का। तो हमने ग्रसनी, ग्रसिका दोनों के बारे में देख लिया। ये कोई डाइजेशन नहीं करती है, ये भोजन को आमाशय तक लाने में सहायक है। अब हम देखेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय, जिसको हम इंग्लिश में स्टमक भी बोलते हैं। तो इस आमाशय का क्या कार्य है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आमाशय जो होता है वो अंग्रेजी के जे आकार के समान होता है।
ये आपको दिख रहा होगा, ये अंग्रेजी के जे आकार के समान है। तो ये है हमारा आमाशय जो जे आकार के समान है। जिस प्रकार हमने देखा था कि हमारी मुख गुहा है उसमें लार्ज ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, उसी प्रकार हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं, जिस प्रकार लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती थी, उसी प्रकार जठर ग्रंथियां है वो जठर रस का स्त्रवण करती है, जठर रस का स्त्रवण करती है। और ये जो जठर रस है वो हमारे पाचन में सहायक होता है। अब इस जठर रस का हम संगठन देखेंगे। जिस प्रकार हमने देखा था कि लार में टाइलिन और लाइसोजाइम होता है, उसी प्रकार जठर रस में क्या होता है। तो जठर रस में ये निम्न चीजें होती है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो होता है वो होता है श्लेष्मा। तीसरा होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। फोर्थ नंबर पे होता है रेनिन। और 5th नंबर पे होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये जो जठर रस है उसमें 5 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरी है श्लेष्मा, तीसरी है पेप्सिनोजन, 4th है रेनिन और 5th क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो HCl के बारे में हम देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कि इसका क्या कार्य है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य जो है, सबसे पहला कार्य तो क्या है, जैसे मुख गुहा में कोई जीवाणु कीटाणु आता था तो उसको लाइसोजाइम मारता था, उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर जीवाणु कीटाणु आता है तो उनको जो नष्ट करने का कार्य कौन करता है, वो करता है HCl। इन जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है HCl। दूसरा है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होती है वो ये जो अपना आमाशय है, इस आमाशय की परतों पर पाई जाती है श्लेष्मा, श्लेष्मा। तो ये जब ये HCl आमाशय की परतों को, HCl एक अम्ल है तो ये आमाशय में जलन भी पैदा कर सकता है। तो जब ये जलन पैदा करता है तो ये जो श्लेष्मा है वो श्लेष्मा इसको एक पीले कलर का एक पदार्थ है, तो ये क्या करता है कि आमाशय की जो परत है, आमाशय की जो भित्ति है उसको HCl से बचाता है। दूसरा क्या है, इस HCl जो है ये इस पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। ये भी HCl का कार्य है। अब हम देखेंगे कि कभी कभी हमारे शरीर में जो है HCl की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब वो क्या हमारे जो आमाशय की जो भित्तियां हैं उनमें जलन पैदा करता है HCl। तब HCl एक अम्ल है, एसिड है, और इस जलन से बचने के लिए हम एंटी एसिड का प्रति अम्ल, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। जैसे कि अपन इनो पीते हैं, इनो एक एंटी एसिड है। और इनो में जो होता है वो होता है, ये जो इनो है अम्ल है, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार की क्रिया बहुत जल्दी होती है। तो ये इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, बेस है ये। तो इसकी और एसिड की क्रिया जल्दी से हो जाती है और शरीर में जो हमारे पेट में जलन होती है वो कम हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ने पर एसिडिटी होती है, तब हम एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो जलन है वो कम हो जाती है। दूसरा श्लेष्मा के बारे में मैंने बता ही दिया कि आमाशय की परतों पर प्रेजेंट होती है, HCl से हमारे आमाशय की रक्षा करती है। तीसरा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन है वो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में बदल जाता है, और ये जो पेप्सिन है इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है पेप्सिन, और हमारे शरीर में जो सर्वाधिक पाचन होता है वो भी आमाशय में होता है, प्रोटीन का पाचन। इसके बाद है रेनिन।
रेनिन जो है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है। रेनिन बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है। और ये जो रेनिन है, उस रेनिन के पाचन के लिए एक केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन जो है वो केसिन के पाचन में सहायक है। दूसरा लास्ट कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य है वसा का पाचन। तो हम सब इन सब के बारे में देख लिया। HCl का कार्य जीवाणु कीटाणु को मारना, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। दूसरा जो है श्लेष्मा, इसका जो कार्य है वो आमाशय की भित्तियों को HCl से सुरक्षा करना। रेनिन जो है वो बच्चों में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन करना, जो है रेनिन का कार्य है। और गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका कार्य है वसा का पाचन करना। तो ये जो हमने आमाशय के बारे में देखा, जठर रस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे आमाशय में जो पाचन तो हो गया, लेकिन अवशोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन, वो किन किन चीजों का होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें जल का और एल्कोहल का, और कुछ शर्करा का, सरल शर्करा जो होती है, उसका जो अवशोषण होता है वो आमाशय में होता है। तो आमाशय में कुछ जैसे बड़े अणु होते हैं वसा जैसे, उनका पाचन नहीं हो पाता है, तो वो पाचन जब अब छोटी आंत में आकर हो। अब हम देखेंगे अग्नाशय के बारे में। आमाशय के नीचे 2 ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो है ये अग्नाशय ग्रंथि और एक है ये यकृत ग्रंथि। ये दोनों ग्लैंड है, और ये जो दोनों ग्लैंड है, इनका पाचन में बहुत ज्यादा इनका महत्व है। तो अब हम देखेंगे अग्नाशय के बारे में कि अग्नाशय क्या है। अग्नाशय के बारे में देखेंगे हम। अग्नाशय एक ग्रंथि है, और ये जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि से एक रस का स्त्रावण होता है। और इस अग्नाशय ग्रंथि से जिस रस का स्त्रावण होता है, उसका नाम है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस। और ये जो अग्नाशय रस है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। इसे बोलते हैं हम पूर्ण पाचक रस। अब पूर्ण पाचक रस बोलने का कारण, तो पूर्ण पाचक रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो इस अग्नाशय है, इस अग्नाशय रस में सभी प्रकार के अणुओं को पचित करने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। जैसे कि वसा को भी पचित कर सकता है, लाइपेज, एमाइलेज, इसमें सब प्रेजेंट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो सभी प्रकार के पाचक जो तत्व एंजाइम होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें अग्नाशय रस में। इसलिए हम बोलते हैं इसको पूर्ण पाचक रस। इसके बाद इधर आ जाती है यकृत, और इस यकृत ग्रंथि में एक होता है पित्ताशय, और इस पित्ताशय में होता है पित्त रस। पित्ताशय में होता है पित्त रस। और ये जो पित्त रस है, ये भी हमारे पाचन में सहायक है। तो अब हम देखेंगे कि इस पित्त रस में क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो पित्त रस है, ये जो पित्त रस संश्लेषित कहाँ होता है, ये जो संश्लेषित होता है यकृत में, लेकिन स्टोरेज जो होता है वो होता है पित्ताशय में। तो अब हम देखेंगे कि इस पित्त रस में क्या क्या है। तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है, जैसे कि अग्नाशय में सब एंजाइम होते हैं, लाइपेज होता है, वसा का पाचन करता है। इसके बाद जो होता है, इसमें माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। इसके बाद इसमें एक और होता है, वो होता है एंटेरोकाइनेज। और ये जो एंटेरोकाइनेज है, वो क्या होता है, ट्रिप्सिन है, उसको सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, काइमोट्रिप्सिन में। और ये जो काइमोट्रिप्सिन है, वो प्रोटीन के पाचन में सहायक है।
तो जो अग्नाशय रस है उसमें लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज और ये जो काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए है, तो इसमें सभी प्रकार की क्या है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अग्नाशय रस में। लेकिन जो पित्त रस है उसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, पर इसमें एक चीज होती है, एक होता है लवण और एक होता है पित्त व्रणक। एक होता है लवण और एक होता है पित्त व्रणक। अब हम देखेंगे इस पित्त व्रणक के बारे में कि इस पित्त व्रणक में क्या है। तो इस पित्त व्रणक में दो प्रकार के व्रणक होते हैं। एक का नाम है बिलिरुबिन, और एक का नाम है बिलवर्णिन। बिलिरुबिन तथा बिलवर्णिन ये दो प्रकार के इसमें वर्णक पाए जाते हैं। अब ये जो बिलिरुबिन तथा बिलवर्णिन है ये कुछ येलो कलर के वर्णक होते हैं। जब ये बिलिरुबिन तथा बिलवर्णिन है इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हमें पीलिया नामक रोग होता है। पीलिया इन वर्णकों के बढ़ने के कारण होता है और इस पीलिया के कारण जो अंग प्रभावित होता है वो भी यकृत होता है। और ये जो पित्त रस है उसका संश्लेषण भी क्या होता है यकृत में, लेकिन स्टोरेज होता है पित्ताशय के बारे में। तो ये हमने देख लिया अग्नाशय ग्रंथि के बारे में और पित्त रस के बारे में। अग्नाशय रस पढ़ा और पित्त रस पढ़ा। तो ये पित्त रस हो गया और ये अग्नाशय रस हो गया। अब यहां से हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ HCl होता है। अब ये HCl है, वो HCl अब हमारी छोटी आंतों में आता है। छोटी आंतों में आता है तो ये HCl है, तो ये हमारे शरीर में जलन भी पैदा कर सकता है। इसके लिए जो पित्त रस होता है वो क्षारीय माध्यम देता है। क्षारीय माध्यम कौन देता है? पित्त रस देता है। और ये जो अग्नाशय रस है जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, जब इस तरफ से जो ये है पित्त रस और इधर से जो अग्नाशय रस, एक तो हमने पढ़ा अग्नाशय रस और ये हमने पढ़ा पित्त रस। ये दोनों जब मिल जाते हैं पित्त रस और अग्नाशय रस, तब इनका नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। तो ये पित्त रस और अग्नाशय रस के मिलने से सक्कस एंटेरिकस बना। अब ये जो है छोटी आंतों में आएगा। तो ये क्या है, जो भोजन में हमने, जैसे भोजन में अम्लीयता थी, अम्लीयता प्रदान करता है HCl, तो इनको वापस क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा? पित्त रस। अगर क्षारीय माध्यम नहीं प्रदान किया तो ये जो HCl है वो हमारे छोटी आंतों को खराब कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि HCl जो है वो छोटी आंतों में आ जाता है, तो इसमें अल्सर नामक एक रोग हो जाता है जो छोटी आंतों को खराब कर देता है। दूसरा हम पढ़ेंगे अब जो हमारा एक चीज ये है कि ये जो आमाशय है यहाँ कपाट होते हैं, ये इस कपाट होते हैं, इसलिए हमारा जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे आमाशय में पड़ा रहता है। आमाशय में जब पचित होता है इसके बाद ही वो छोटी आंतों में आता है। अब हम देखेंगे यकृत के बारे में। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ इसका कार्य क्या है कि ये क्या है, पित्त रस का स्त्रवण करती है। जो हमने पढ़ा के भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है वो है पित्त रस का। उसका जो संश्लेषण करती है, जो बनाती है, वो कौन करता है? यकृत। जबकि पित्ताशय में तो इसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो ये यकृत है जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीलिया रोग में यह प्रभावित होती है। बिलिरुबिन तथा बिलवर्णिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। तो अब हम आ जाते हैं छोटी आंत। ये यहाँ से हमारी छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है और ये जो छोटी आंत है उसके 3 भाग हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और इस छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले भाग है उसका नाम है ग्रहणी, ड्यूडेनम, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। दूसरा जो भाग है वो है ग्रहणी के बाद जो भाग आ जाता है उसका नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेजुनम, मध्यांत्र।
और तीसरा जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलियम, हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत। ग्रहणी के 3 पार्ट हो, छोटी आंत के 3 पार्ट हो गए, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे कि ये जो ग्रहणी है वो यहाँ से प्रारंभ होती है और कुछ यहाँ तक जो फैली हुई होती है। इसके जो सबसे छोटी होती है वो होती है ग्रहणी। इस जो ये इतनी बड़ी नाल है, जो छोटी आंत, इस छोटी आंत में सबसे छोटी होती है ग्रहणी। इससे जो बड़ी होती है वो होती है जेजुनम यानी मध्यांत्र, और यहाँ तक जो फैली हुई होती है, यहाँ से यहाँ तक, वो होती है क्षुद्रांत। तो इसमें जो सबसे लंबी होती है वो है क्षुद्रांत, जिसे हम इलियम बोलते हैं, और इसके बाद जो होती है वो है जेजुनम, और इसके बाद जो होती है वो होती है ड्यूडेनम। तो ये इसके 3 पार्ट है छोटी आंत के। और छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, सबका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, इसके बाद जो लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज सबके मिलने के कारण इसमें सर्वाधिक पाचन होता है। अवशोषण भी छोटी आंत में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या कुछ इस प्रकार के कुछ माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिसे हम रसांकुरता सूक्ष्मांकुर कहते हैं, अपने अंगुली के समान पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार के। तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं भोजन को। तो सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में, सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में। इसके बाद देखेंगे कि हम ये जो छोटी आंत है उसकी लंबाई ज्यादा होती है बड़ी आंत से, लेकिन इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो इसका क्या रीजन है, तो देखेंगे जैसे कि ये हमारी छोटी आंत होगी और ये होगी हमारी बड़ी आंत। लंबाई इसकी ज्यादा है छोटी आंत की, और लंबाई इसकी कम है बड़ी आंत की, फिर भी इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो इसका रीजन यही है कि इसका जो इसकी जो ये गुहा है, ये गुहा जिसे हम व्यास बोलते हैं, ये व्यास है वो इस बड़ी आंत से क्या है, कम है, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी आंत। और जो बड़ी आंत है उसका ज्यादा है व्यास, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ी आंत। अब हम देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत में 3 भाग है। एक तो है ये जो बड़ी आंत, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में 3 भाग है। सबसे पहले है सिकम और कॉलम, और तीसरा है रेक्टम, मलाशय। ये 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत में। ये कुछ एब्जॉर्ब करती है लेकिन पाचन में सहायक नहीं होती है बड़ी आंत। और बड़ी आंत में 3 भाग हो गए, सिकम, कोलन और रेक्टम। फिर जो भोजन होता है वो यहाँ रेक्टम में से जो गंदा पदार्थ होता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और इसे एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। मुख गुहा से भोजन प्रवेश होता है, ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से ग्रसिका में आता है, ग्रसिका के बाद आमाशय में आता है। आमाशय में 3 से 4 घंटे जो है पड़ा रहता है, डाइजेशन होता है। जिसका डाइजेशन नहीं होता है वो कुछ आगे आता है। इसके बाद ये पित्त रस और अग्नाशय रस इसमें मिल जाते हैं। इनके मिलने के बाद यहाँ छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में इसका पाचन होता है, अवशोषण होता है। इसके बाद जो होता है वो जो कुछ अपने शरीर में जो उपयोगी तत्व वगैरह है उनको हमारे रक्त में मिल जाते हैं, और जो हमारा जो बचा हुआ जो मल वगैरह है वो एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ और चीज है, वो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स है वो है क्या है, एक अवशेषिका है। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। ये क्या है, एक अवशेषिका है जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम है कृमि रूपी अवशेषिका। कृमि रूपी अवशेषिका। और ये जो कृमि रूपी अवशेषिका है ये पहले मानव में पाई जाती थी, अभी इसका कोई कार्य नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा लैमार्कवाद, जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो उतना ही विकसित होता है, और जिसका हम नहीं करते वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। उसी तरह पहले हमारे अपेंडिक्स का उपयोग करते थे मानव, आदि मानव काल में, क्योंकि वो कुछ उस समय क्या था, वो घास वगैरह भी खाते थे जिसमें होता था सेलुलोज। अब उस सेलुलोज को डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स जरूरी थी, लेकिन अभी अपेंडिक्स अभी मानव कोई घास वगैरह नहीं खाता है, तो अभी अपेंडिक्स का कार्य नहीं है। इसलिए ये क्या है, अवशेषिका है, हमारे शरीर में अवशेष के रूप में है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो अपेंडिक्स है
अपेंडिक्स में कभी किसी कारण भोजन घुस जाता है, जैसे अब इसमें भोजन चला तो जाता है, लेकिन अब इसमें डाइजेशन के लिए जो पहले उसमें सूक्ष्म जीव थे वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उसके कारण हमारी जो अवशेषिका है, अपेंडिक्स है, वो फूलती जाती है और बड़ी होती है, जिससे वो हमारे आंतों वगैरह में फंसती है और दर्द होता है। तब डॉक्टर इसे अवशेषिका है इसलिए काट देते हैं। तो ये होगी अपेंडिक्स। तो हमने देखा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमा से छोटी आंत, बड़ी आंत, और हमने दो ग्रंथियां पढ़ी, एक यकृत ग्रंथि पढ़ी और एक जो पढ़ी वो अग्नाशय ग्रंथि। पित्ताशय देखा, पित्ताशय में पित्त रस देखा और अपेंडिक्स देखी। तो ये था हमारे मानव में पाचन तंत्र। धन्यवाद।